हेलो एवरीवन। आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है 10th क्लास है, ज्योग्राफी हम लोग देख रहे हैं और उसी में हम लोग आपका देख रहे थे चैप्टर पता है वन एवं वन्यजीव संसाधनों को हम लोग देख चुके थे। कल हमने देखा था कि बाघ परियोजना को कैसे हम लोग प्रिजर्वेशन दे रहे हैं, बाघ वगैरह को, इन सभी के विषय में हमने गौर करके देखा था कि हमारा जो पर्यावरण एक्ट आया था 1973 में कैसे टाइगर रिजर्व को लेके आया, टाइगर रिजर्व के पीछे क्या गवर्नमेंट की मंशा, क्या अवधारणा थी ताकि हम टाइगर्स को जो आपका सेव कर सकें, उन सभी को हम लोग देख रहे थे। बेसिकली आज थोड़ा सा इसमें आगे बढ़ना है और आज हमें थोड़ा सा इनमें एक नया पॉइंट पर हमको गौर डिस्कशन करना है और इस पर हम लोग आपकी बात भी करेंगे और इनको गौर करके भी देखेंगे। देखिए, जैसा कि आप देख रहे हैं वन और वन्यजीव संसाधन के प्रकार और वितरण, जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं वन और वन्यजीव जो संसाधन है उनके जो प्रकार है उसमें देखेंगे। यदि हम वन और वन्यजीव संसाधनों को संरक्षित करना चाहते हैं तो उसका प्रबंधन, नियंत्रण और विनियमन की अपेक्षाकृत कठिन है। यानी कि कैसे उसको मैनेजमेंट करें, कैसे उसको कंट्रोल करें, कैसे उसको रूल्स बनाएं, इन सबको देखना अपने आप में बड़ा कठिन है। भारत में अधिकतर वन और वन्यजीव तथा अन्य प्रकार के प्रत्यक्ष रूप से सरकार को अधिकतर वन क्षेत्र में है या वन विभाग अथवा विभागों के अतिरिक्त जरिए सरकार के प्रबंधन में है। इन्हें निम्नलिखित प्रकार में बांटा गया है। कैसे करा गया है? निम्नलिखित प्रकार में। जैसे पहला प्रकार है अनारक्षित वन, अनफॉरेस्ट, यानी कि अनारक्षित यानी कि रिजर्व फॉरेस्ट। देश के आधे से अधिक वन क्षेत्र जो है अनारक्षित वन घोषित किया गया है, यानी कि देश के आधे से अधिक जो वन है वो आपका रिजर्व फॉरेस्ट की कैटेगरी में है। ये इंपॉर्टेंट के लिए कैसे है आपका रिजर्व फॉरेस्ट की कैटेगरी में। जहां तक वन और वन्यजीव प्राणियों के संरक्षण की बात है, आरक्षित वनों को सर्वाधिक मूल्यवान माना जाता है। कह रहे जो आपका रिजर्व फॉरेस्ट है इनको सर्वाधिक क्या मानते हैं? मूल्यवान। इनकी बड़ी वैल्यू है, ठीक, इनको बहुत अधिक आपका मूल्यवान माना जाता है। ठीक, आगे देखिए, दूसरा है इसमें अगर आप देखोगे, दूसरा है संरक्षित वन। दूसरा कौन सा है? रक्षित वन। वन विभाग के अनुसार देश के कुल क्षेत्र का 1/3 यानी कि 25% हिस्सा वनारक्षित है। ठीक, यानी कि लगभग 70% हिस्सा रक्षित है। इन वनों को अधिक नष्ट होने से बचाने से इनकी सुरक्षा है और क्या करना है कि बेसिकली इनको सेव करने की कोशिश की गई है कि कैसे हम इनको सुरक्षित रख सकते हैं। अगला है अवर्गीकृत वन। अन्य सभी प्रकार के वन और बंजर भूमि जो सरकार, व्यक्ति और समुदाय के स्वामित्व के होते हैं उन्हें अंगीकृत वन कहा जाता है। यानी कि जिनको हमने स्पेशल ऑथराइज कर कर किसी चीज के लिए रखा है वो सब लोग क्या है, वो सब क्या है, इसी कैटेगरी में आपका सुटेबल रहते हैं। ठीक, आगे देख रहे हैं आरक्षित और रक्षित वन ऐसे स्थायी वन हैं जिनका रखरखाव इमारती लकड़ी, अन्य वन्य पदार्थ और उनके बचाव के लिए किया जाता है ताकि हम क्या कर सकें, इनको अधिक मात्रा में जितना हो सके हम इनको सेव कर सकें। मध्य प्रदेश में स्थायी वनों के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र है। कह रहे अगर आप स्थायी वन को देखोगे तो मध्य प्रदेश में इसकी सबसे बड़ी कैटेगरी के रूप में आपको दिखाई देगा, जो कि प्रदेश के कुल वन क्षेत्र का 70% हिस्सा है। कितना है वन फॉरेस्ट का? आपका 75% इसी के इंक्लूडेड है। इसके अतिरिक्त जम्मू और कश्मीर, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र में भी कुल वन का एक बहुत बड़ा हिस्सा अनुमानित क्षेत्र का है। इसमें कैसा है, इसमें एक बहुत बड़े क्षेत्र के अंतर्गत ये सारी चीजें आती हैं। ठीक, जबकि बिहार, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा और राजस्थान कुल वनों का आरक्षित का एक बहुत बड़ा अनुपात कैसा है, एक बहुत बड़ा हिस्सा क्या है, इन वन क्षेत्र के अंतर्गत है।
ठीक। पूर्वोत्तर के सभी राज्यों में और गुजरात में अधिकतर वन क्षेत्र अवर्गीकृत है और तथा स्थायी संबंधन का प्रबंधन है। और कैसा है कि उनका स्थायी प्रबंधन के रूप में आप उनको देख सकते हो, आप उनको पहचान सकते हो। तो ये किसकी कंडीशन है? ये आपके वनों की कंडीशन है। क्लियर है? एक बार कुछ इसमें पूछना हो, कुछ देखना हो, कोई चीज ऐसी है जो आपको इन वनों में आपको समझ नहीं आई हो, तो मेरे प्यारे बच्चों, आप मुझसे गौर कर कोई भी आपकी क्वेरी है, कोई भी आपका डाउट है, आप मुझसे पूछ लीजिए, आप मुझसे देख। क्लियर है? आगे बढ़े। देखिए, अगला अगर मैं बात करूं इसी में, तो अगला जो है, अगला है समुदाय और वन संरक्षण। वन संरक्षण की नीति हमारे देश में कोई नई बात नहीं है। कह रहे जो हम लोग वन को प्रोटेक्शन दे रहे हैं, उनको प्रिजर्व कर रहे हैं, उनको संरक्षित कर रहे हैं, कोई हमारे लिए आपका नई बात नहीं है। हम आम तौर पर इस बात से अनजान है कि हमारे वन देश में कुछ मानव प्रजातियों के आवास भी हैं। और कह रहे हम शायद ये चीज नहीं जानते, जो वन है बहुत सारी ऐसे मानव प्रजाति हैं जिनके वो क्या है, आपका प्रवेश स्थान, आवास है, जहां वो लोग निवास करते हैं। भारत के कुछ क्षेत्रों में तो स्थानीय समुदाय सरकारी अधिकारियों के साथ मिलकर अपने आवास स्थलों के संरक्षण में जुटे हैं, क्योंकि इसी से ही दीर्घकाल की आवश्यकताओं को ही पूर्ति हो सकती है। सारिका रिजर्व में राजस्थान के गांव लोग वन्य जीव आरक्षित के तहत वहां के खनन कार्य बंद करने के संघर्ष कर रहे हैं। ये सारिका टाइगर रिजर्व है आपका राजस्थान में। वहां के लोगों की ये कोशिश है कि यहाँ पर कुछ भी खनन ना हो, आपका सेफ बचा रहे, बड़ा प्रयास वो लोग कर रहे हैं, क्योंकि इसी से ही दीर्घकाल में उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति हो सकती है। ठीक, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत वहां खनन कार्य बंद करने के संघर्ष में है। कई क्षेत्रों में लोग स्वयं वन्य जीव आवास की रक्षा कर रहे हैं। आवास की और अपेक्षा की स्वीकृति है कि कैसे हम आवास को देख सकते हैं, क्या उनकी स्वीकृति है, इन सब चीज में हम लोग आपका देख सकते हैं। ठीक, राजस्थान के अलावा अलवर जिले के 5 गांवों के लोगों ने 12,000 हेक्टेयर भूमि को भैरव देव डाकवा सेंचुरी घोषित कर दिया है, जिसके नियम में जो शिकार वर्जित है, बाहरी लोगों का घुसपैठ इस वन्य क्षेत्र में आपका वर्जित है। कैसा है? बाहरी लोगों का इसमें भी आपका क्षेत्र है, वो आपका पूर्णतः इनको वर्जित रखा गया है। पवित्र पेड़ों के झुरमुट विविधता और दुर्लभ जातियों की संपत्ति है। कह रहे जो आप पेड़ों की जो घनी संघनन झुरमुटता देखते हैं, ये सब इनकी एक कैसा है, एक आपका इनकी संपत्ति है। प्रकृति की पूजा सदियों पुरानी जनजातीय विश्वास है कि वो लोग प्रकृति की पूजा करते हैं। जनजातियों का ये सदियों पुराना विश्वास है, जिसका आधार प्रकृति के हर रूप में रक्षा करना है। इन्हीं विश्वास ने विभिन्न वनों में वे वनों को मूल एवं कोमार्ग के रूप में बजा कर रखा है, जिन्हें पवित्र पेड़ों के झुरमुट यानी देवी देवताओं के वन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? देवी देवताओं के वन इनको कहा जाता है। वनों के इन भागों में या तो वन ऐसे बड़े रूप में स्थायी लोगों के घुसपैठ है, और ना ही कुछ किसी के छेड़छाड़ कर देते हैं। कुछ समाज कुछ विशेष पेड़ों की पूजा करते हैं और आदिकाल में उनका संरक्षण करते हैं। छोटा नागपुर का पठार क्षेत्र में मुंडन संथाल जाति महुआ कदम्बर के पेड़ की पूजा करते हैं। क्या करते हैं? आप देखते हैं अलग अलग जगह जो है अलग अलग पेड़ों की जो है आपका पूजा करते हैं। संथाल जाति के लोग महुआ की करते हैं, कदम्बर की पेड़ की पूजा करते हैं। उड़ीसा बिहार के जनजातीय शादी के दौरान इमली और आम के पेड़ की पूजा करते हैं। बिहार और
और उड़ीसा में क्या होता है, आम के पेड़ की पूजा की जाती है। ठीक, हम में से बहुत से व्यक्ति पीपल और बट वृक्ष की पूजा करते हैं। इसकी करते हैं, पीपल और बट वृक्ष की पूजा करते हैं। अच्छा, मैं आपसे पूछूं कि हमारे यहाँ ये ऐसी पूजा परंपरा पद्धति पैटर्न क्यों है, बताओ। देख रहे हैं आप? चलिए आगे देखते हैं। भारत समाज में अनेक संस्कृतियां हैं और प्रत्येक संस्कृति में प्राकृतिक और उनकी कीर्तियों को संरक्षित करने के लिए अनेक परंपराओं के तरीके हैं। आमतौर पर झरने, पहाड़ियां, चोटियां, पेड़ और पशुओं को पवित्र मानकर संरक्षण किया जाता है। आप अनेक मंदिर में घुसकर बंदर, लंगूर पाएंगे। उपासक उन्हें खिलाते पिलाते हैं। मंदिर के भक्त में गिनती है। राजस्थान के विश्नोई गांव के आसपास के लोग कारे हिरण, चिंकारा, नीलगाय और मोरों के झुंडों को देख सकते हैं। वहां के लोग इन समुदाय का अभिन्न हिस्सा है और उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचाता। तो जो आपका बिश्नोई समाज है वो क्या करता है, इनकी आपकी पूजा करता है, इनको संरक्षण देने का आपका प्रयास करता है। क्लियर है? चलिए अब कह रहे हैं हिमालय के प्रसिद्ध चिपको आंदोलन कई क्षेत्र में वन कटाई को रोकने में कामयाब नहीं हुआ, अपितु यह भी दिखाया गया कि स्थानीय पौधों की जातियों को प्रयोग कर कर समुदाय नवीनीकरण पौधों की जातियों का प्रयोग कर कर नवीनीकरण अभियान सफल बनाया जा सकता है। परंपरागत या पारंपरिक संरक्षण तरीकों से पुनर्जीवित अथवा पुनर्स्थित तरीकों से नए तरीकों का विकास व व्यापक हो गए। टिहरी के किनारे बीज बचाओ आंदोलन नवदान आंदोलन के रूप में देखा गया। रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग के बिना विविध फसल उत्पादन आखिर के रूप में संभावना हुआ। ठीक, भारत में संयुक्त संयुक्त वन प्रबंधन कार्यक्रम रक्षित वनों के प्रबंधन और पुनर्निर्माण में स्थायी समुदाय की भूमिका के महत्व को उजागर करते हैं। औपचारिक रूप से इन कार्यक्रमों की शुरुआत 1988 में हुई। उड़ीसा राज्य ने संयुक्त वन प्रबंधन का प्रस्ताव पास किया। इन विभाग के अंतर्गत संयुक्त वन प्रबंधन आरक्षित वन के बचाव के लिए किया गया था। इसमें गांव के स्तर पर संस्थाएं बनाई गई थी। इनमें से ग्रामीण और वन विभाग के अधिकारी संयुक्त रूप से कार्य करते हैं। इसके बदले ये समुदाय मध्य स्तर लाभ जैसे इमारती लकड़ी वन जायदा के हकदार होते हैं तथा सफल संरक्षण से प्राप्त इमारती लकड़ी के लाभ में भी भागीदार होते हैं। भारत में पर्यावरण के विनाश और पुनर्निर्माण की क्रियाशीलता की सीख मिलती है। यह स्थानीय समुदाय को हर जगह प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन में शामिल करना चाहती है, परंतु स्थानीय समुदाय को फैसले लेने की प्रक्रिया में मुख्य भूमिका में भी अभी देर है। अतः वे विकास कार्य में ऐसी मान्यता है कि उन्हें जनमानस पर केंद्रित है। कैसी है? जनमानस पर केंद्रित है। पर्यावरण हितैषी हो या आर्थिक रूप से विफलता है, चाहे कोई पर्यावरण हितैषी है या आर्थिक रूप में विफलता है, तो ये सारी चीजें हमको आपका इसमें देखने के लिए आपका मिल जाती है। तो एक बार जितना पूरा चैप्टर हमने पढ़ा है, इसमें कोई डाउट, कोई क्वेरी है किसी भी बच्चे का कहीं पर भी, आप मुझसे एक बार पूछ लीजिए। ठीक है, फिर इसमें हम लोग आगे बढ़ेंगे। किसी की कोई क्वेरी, किसी का कोई प्रश्न, पूछ लीजिए। कोई डाउट, कोई क्वेरी हो किसी के भी पूरे आपका चैप्टर के अंतर्गत, कैसे घड़ियाल ऑन द बैंक है, कैसे घड़ियाल जो है नदी के किनारे है,
देख लिया? कोई डाउट है किसी का? आगे बढ़ जाए। चलिए, कुछ ऑप्शनल क्वेश्चन है। इन ऑप्शनल क्वेश्चन को हम लोग आपका देखते हैं क्या होगा इसका आंसर। एक बार पढ़िए, निम्नलिखित में से कौन सी टिप्पणी प्राकृतिक वन्य वनस्पति जात और प्राणी जात के आहास का सही कारण नहीं है। यानी किस कारण से आपका नेचुरल जो आपका पेड़ पौधे हैं प्राकृतिक, उनमें हास नहीं होता है, बताइए। मिला कुछ आंसर? चलिए, तो इसका जो आंसर है आपको पता होना चाहिए। पहले का आंसर होगा सी। क्या आंसर होगा? पशु चारण और लकड़ी को इकट्ठा करने से प्राकृतिक में कोई किसी प्रकार का जो हास है वो आपका नहीं होता। दूसरा है, इनमें से कौन सा संरक्षण तरीका समुदाय से सीधा जन भागीदारी नहीं करता? बताइए, कौन सा ऐसा है जो आपका जन भागीदारी नहीं करता? देखिए, देख लिया? अगला देखिए, इनमें से कौन सा तरीका समुदाय में सीधी भागीदारी नहीं करता? बताइए बच्चों। देख लिया? चलिए, इसका आंसर बता देता हूं मैं आपको। वन्य जीव पशु विहार यानी कि सेंचुरी का परिसीमन, ये इसका आंसर होगा। अब है कारा हिरण, किसानों लुप्त हो गया है, इसको मिलाना है। ठीक, चलिए, तो मेल करना है। पहले आप कर लीजिए एक बार, फिर मैं करूंगा। कर लिया आपने? जल्दी बताइए क्या होगा इसका आंसर। देखिए, जल्दी बताइए। चले, जो काला हिरण है ये है संकटाग्रस्त। एशियाई हाथी है वनरेबल सूची में सुबह। लाल बत्तख हो चुकी है लुप्त, और अंडमान जंगली सुअर है स्थानीय, और हिमालयन भालू है दुर्लभ। ये कायदे में इसके आंसर होने चाहिए। अब आप देखना कि मैंने सही लगाए हैं कि गलत है, ये आपको मैच करना है। और इम्पोर्टेंट कर लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस तरह का चीज हमको क्वेश्चन जो है पेपर में अक्सर देखने के लिए मिल जाते हैं। देख लिया? आगे बढ़े। अब ये सूची है और इसका मेल करना है। बताइए, इसका होगा वन, एक बार देख लीजिए सही मिलाया गया। आरक्षित भूमि होगा आपका वन एवं वन्यजीव संसाधन की दृष्टि से महत्वपूर्ण मूल्यांकन। दूसरा होगा आरक्षित वन में वन भूमि और अधिसंरक्षण से बचाव, और अधिक होगा सरकारी व्यक्तियों का। तो इतना ही बेसिकली आपको याद भी रखना। देख लीजिए, कुछ भी डाउट लगे पूछ लीजिए। क्लियर है? चलिए मेरे प्यारे बच्चों, देख लिया आपने।
तो इस तरह से आपका चैप्टर भी फिनिश हुआ और जो उसके ऑप्शनल थे और जो मिलान वाले क्वेश्चन थे उनको भी हमने देख लिया। इसमें अगर किसी बच्चे का कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए मेरे प्यारे बच्चों, नहीं तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो फिलहाल मेरे प्यारे बच्चों आज के इस लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से करते रहिए। मुझसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।